आजकल आप समाज में शादियों में चले जाओ, बैकलेस ब्लाउज चल रहे होते हैं, एक स्ट्रिप होती है छोटी सी, यहाँ तक कि मिडीज चल रही है। एक विदेशी मूल की महिला ने हमारी भारतीय संस्कृति को किस तरीके से अपनाया, आज तक सिर का पल्लू नहीं हटने दिया उसने। रिग्रेट होता है भाई, जल्दबाजी कर दी कांग्रेस ज्वाइन करने में, थोड़ा और समय रुकते आज आम आदमी पार्टी ही ज्वाइन कर लेते। 2024 का चुनाव तो अवश्य लड़ेंगे, चाहे आपको कांग्रेस टिकट दे या ना दे। मैं 110% लड़ूंगा। मैंने बोला मेरा संविधान पूर्णतया से मुझे अधिकार देता है, मैं उनकी पार्टी ज्वाइन कर लूंगा और उनकी टांगों से निकल जाऊंगा जिस चौक पे वो कहेंगे। वो भागवत गीता पे हाथ रख के बोल दें। कश्मीर फाइल से क्या प्रॉब्लम है आपको? कश्मीर फाइल एक फिल्म बनी है, एक प्रोड्यूसर ने फिल्म बनाई, एक्टर्स ने काम किया और लोग देख रहे हैं। बहुत मैं कहूँगा कि ढोल पीटा गया आपकी उस नौकरी छोड़ने का, और आपने कारण बताया 6 महीने लगा लीजिए, यानी कि आप 6 महीने में जो है आप मतलब गिव अप कर गए, 6 महीने में आप हार मान गए। आरटी के अंदर जाने के बाद इंटरनल पॉलिटिक्स कितनी होती है, टिकट के दावेदार कितने होते हैं, आपको कैसे लगा कि मैं इन सबको जो है लांघता हुआ आगे टिकट का दावेदार बन जाऊंगा इस कांग्रेस पार्टी में, जहां ऑलरेडी परिवारवाद का बोलबाला है और आपने खुद उंगली उठाई थी परिवारवाद को लेकर? राहुल गांधी एक बेहतरीन व्यक्तित्व है, बेहतरीन व्यक्तित्व है, बेहतरीन व्यक्तित्व है। इस इंटरव्यू के बाद भी मुझे पता नहीं क्या क्या बोलेंगे ये पप्पू से भी बड़ा पप्पू, सिर फिरा पागल। नमस्कार आप सभी को, हाले हरियाणा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पीयूष गुंबर। खबरें तो हम दिखाते ही रहते हैं, लेकिन खबरों के बीच बीच में हम कभी कभी कुछ खास शख्सियतों से आपकी मुलाकात भी करवाते रहते हैं। फ्रेम में आप देख ही रहे होंगे, बहुत से लोग जानते ही होंगे, साहिल हिंदुस्तानी के नाम से। अगर सिर्फ नाम ही सुना है तो आज देख भी लीजिए। हाले हरियाणा पर है हमारे साथ साहिल हिंदुस्तानी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। नमस्कार जी, नमस्कार। और गुंबर साहब थैंक यू सो मच। साहिल हिंदुस्तानी जी का मैं परिचय देना चाहूँगा। जो सीएम सिटी है हरियाणा में करनाल, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहाँ से विधायक हैं, उनके खिलाफ 2019 में इन्होंने चुनाव लड़ा। उससे पहले भी ये काफ़ी समय से जो है भारतीय जनता पार्टी की कुछ जो नीतियां थी जो इन्हें सही नहीं लगती थी, जिन्हें इनका मानना है कि जन विरोधी हैं, उनके खिलाफ ये आवाज़ उठाते रहे। इनका जो असली नाम है वो है सतपाल अरोड़ा, बहुत कम लोग जानते होंगे। तो पहला सवाल हम यहीं से शुरू करते हैं। साहिल हिंदुस्तानी जी, सतपाल अरोड़ा है आपका नाम, लेकिन आप फेमस हैं साहिल हिंदुस्तानी के नाम से, ऐसा क्यों? महेंद्र सिंह धोनी का नाम महेंद्र सिंह धोनी है, फेमस है माही के नाम से। सचिन तेंदुलकर का नाम सचिन तेंदुलकर है, फेमस है मास्टर ब्लास्टर के नाम से। भगवान श्री कृष्ण के हमारे धर्म में लाखों नाम है, भोलेनाथ के भी बहुत सारे नाम हैं। तो साहिल हिंदुस्तानी बोलोगे तब भी मेरा ही चेहरा है, सतपाल अरोड़ा बोलोगे तब भी मेरा ही चेहरा है। पर ये नाम ऐसा नहीं है कि वो राजनीति का दिया हुआ है, ये नाम मेरे बहुत पहले से चले आ रहा है मेरे साथ। हिंदुस्तानी शब्द मैंने जरूर जाट एजिटेशन में अपने नाम के पीछे लगाया था। अच्छा, जाट एजिटेशन 2016 के आसपास जो हुआ था तब से आपने? मैंने अपने साहिल के पीछे हिंदुस्तानी लगाया था। पहले मैं साहिल अरोड़ा लिखता था। अच्छा, हिंदुस्तानी मैंने इसलिए लगाया था कि कुछ लोग उस टाइम बता रहे थे मैं जाट हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं बनिया हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं राजपूत हूँ। तो मैंने सोचा हिंदुस्तानी लगाया जाए। हम सबसे पहले हिंदुस्तानी है, बाद में ये सब है। तो मैंने, ऐसा नहीं है, ये नाम मेरा बहुत पहले से चलता आ रहा है, बहुत पहले से मेरे परिवार में, मेरे दोस्तों में, सभी में यही नाम है। हिंदुस्तानी मैंने जाट एजिटेशन में लगाया था, कारण मैंने आपको बता दिया। लगातार आप जो है सरकार की जो नीतियों पर सवाल उठाते रहते हैं, बहुत सारे मुद्दे, कभी पेट्रोल का मुद्दा है, कभी कश्मीर फाइल्स के ऊपर भी आपने लिखा, बाबा रामदेव के ऊपर भी आपने लिखा, बहुत सारे मुद्दों को आप उठाते रहते हैं। लेकिन उन पर आने से पहले मेरे मन में एक सवाल चल रहा है। आपने अभी कुछ महीने पहले अपनी जॉब छोड़ी, और जॉब जब छोड़ी तो कई प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल मीडिया चैनल्स पे आपका इंटरव्यू भी चला। बहुत मैं कहूँगा कि ढोल पीटा गया आपकी उस नौकरी छोड़ने का, और आपने कारण बताया कि मैं अपनी 1.5-2 लाख रुपए की नौकरी छोड़ रहा हूं और मैं दोबारा 2024 में चुनाव लड़ूंगा, किसी पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा, अकेला रहूंगा। अपने परिवारवाद के भी जो है आरोप लगाए पार्टियों पर, भाई उसमें उसका बेटा आ जाता है, ये है वो है, नवे लोगों को जो है जो मतलब चांस नहीं मिलता। लेकिन आपने कुछ ही दिनों बाद कांग्रेस का दामन थाम लिया। उसका क्या कारण था? कांग्रेस का दामन क्यों थामा आपने? गुंबर जी, मैंने नौकरी छोड़ी, बिल्कुल छोड़ी थी। आज भी मुझे याद है, 27 मई पिछले साल छोड़ी थी। पिछले साल छोड़ी थी 27 मई को, मेरे जन्मदिन वाले दिन। और मेरा मकसद यही था 24 घंटे राजनीति में अपना समय देने का। और जब मैंने नौकरी छोड़ने के बाद जब जनता से मिलना शुरू किया, मैं एक टारगेट लेके चला था। मैंने ये भी अपने दूसरे इंटरव्यू में बता दिया था
मैं एक टारगेट लेके चला था कि मेरे मन में एक था कि मेरी जैसी सोच के मैं 100 लोगों को अपने साथ जोड़ लूँ। तो जब 100 लोग हो जाएंगे तो आवाज़ बुलंद होती है। तो ये दुर्भाग्य कह सकते हो मेरे करनाल शहर का या मेरा, मुझे मेरी सोच वाले जिनके लिए राष्ट्रहित सबसे पहले हो, वो कुछ चंद लोग मिले, 100 नहीं मिले। जिनसे भी मेरी मुलाकात हुई, मैंने चुनाव के दौरान भी 15,000 लोगों से 1 to 1 मिला था। मैं 1 to 1 दिन में 350 लोगों को मिलता था मैं मेरे पंपलेट के साथ। ये तो करनाल गवाह है, मेरे पास तो फोटोज भी पड़ी हैं सब। सेब का निशान था आपका। सेब का निशान था। तो जब मैंने अपनी नौकरी छोड़ी, वही प्रैक्टिस मैंने दोबारा से शुरू की, लोगों से मिलना शुरू किया। लोगों के मन में एक ही बात आती थी, एक ही बात बोलते थे, साहिल जी व्यक्ति आप बहुत अच्छे हो, लेकिन किसी झंडे के नीचे आना पड़ेगा। अच्छा। आज़ाद को कोई कुछ नहीं समझता। अच्छा। हमारी ये सोच बन गई है कि इसके पल्ले दाने नहीं होंगे, आज़ाद क्या कर लेगा। अच्छा। जो लोगों ने फीडबैक दिया, तो मेरे को लगा कि अगर जिस जनता के लिए मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, वही जनता मुझे वापस ये बोल रही है कि हम आपको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी झंडे के नीचे आइए आप। आपने कांग्रेस कब ज्वाइन की, कौन सी डेट में ज्वाइन की? कांग्रेस तो मुझे ज्वाइन किए हुए मेरे ख्याल से, मुझे इतना तो याद नहीं, शैलजा जी का जन्मदिन होता है उससे 5 दिन पहले। नहीं, मेरा मतलब कहने का ये, मई में आपने नौकरी छोड़ी, उसके कितने महीने बाद आपने? कम से कम 4 से 4.5 महीने बाद। 4 से भी क्यों, 6 महीने बाद कम से कम। 6 महीने लगा लीजिए। यानी कि आप 6 महीने में जो है आप मतलब गिव अप कर गए, 6 महीने में आप हार मान गए। आपने बोला कि 100 बंदे मैं ढूंढूंगा, लगता नहीं थोड़ा सा और समय आप संघर्ष करते कि अब तक 100 बंदे मिल ही जाते आपको? गुम्बर जी, मेरा संघर्ष ये 6 महीने का तो नहीं था। मेरा संघर्ष तो 2014 से कर रहा हूँ मैं। मेरा संघर्ष ये 6 महीने नहीं था, मैं तो 2014 से कर रहा हूँ। चुनाव में भी ये सब लोग मुझे बोलते थे, जब मैं पंपलेट लेके जाता था तब भी लोग ये बोलते थे किसी झंडे के नीचे आओ, किसी झंडे के नीचे आओ। तो मुझे विपक्ष के तौर पे सिर्फ कांग्रेस नज़र आती थी। जेजेपी आपने अपना देख लिया जी हाल, कि उन्होंने इनको गालियाँ दे के वोट दिए, लास्ट में इनके साथ चले गए। INLD का वजूद ख़त्म हो गया। आम आदमी पार्टी मेरे पास आई थी चुनाव से पहले भी मेरे को टिकट देने के लिए। मैं बार बार इस हर प्लेटफॉर्म पे बोल चुका और आज दोबारा से बोल रहा हूँ कि वो मेरे पास आए थे, मेरे ऑफिस में आए थे कि आप आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ो, हमारी पार्टी चाहती है आप चुनाव लड़ें। मैंने तब ये कहा था कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरी विचारधारा को कितने लोग पसंद करते हैं। 1 करता है, 2 करता है, 3 करता है, 4 करता है। मुझे वोट मिलेगा तो मेरी विचारधारा पे मिले। कल को मुझे 10 वोट मिले, मुझे ये नहीं पता चलेगा कि आम आदमी को मिले थे या साहिल हिंदुस्तानी को मिले थे। तो मैंने बिल्कुल मना कर। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि आपको मैन पावर की सपोर्ट मिलेगी, मैंने मना कर दिया। कुछ जेजेपी वालों भी मेरे पास आए थे, ठीक है जी, अकाली दल वाले भी मेरे पास आए थे, स्वराज इंडिया वाले भी मुझे फ़ोन कर रहे थे, उनसे भी, योगेंद्र यादव जी से भी मेरी मुलाकात हुई थी चंडीगढ़, पंचकुला या चंडीगढ़ उनके फ्लैट पे एक। तो मैंने यही डिसाइड किया कि नहीं, अपनी विचारधारा के साथ चलता हूँ, देखता हूँ कि कितने लोग जुड़ते हैं। जब लोगों का ये फीडबैक आया कि एक झंडा होना चाहिए, मुझे 858 वोट मिले, वो जीत के लिए तो काफ़ी नहीं थे ना जी। जब जनता ही कह रही है कि किसी झंडे के नीचे आओ, हम आपको स्वीकार करेंगे, आप किसी झंडे के नीचे आओ, तो मुझे बीजेपी पार्टी का एक ही विपक्ष नज़र आता था, कांग्रेस, और कोई नज़र नहीं आता जी। लेकिन आपने वहाँ पे ये चीज़ नहीं सोची, आपने बोला कि लोगों ने कहा कि झंडे के नीचे आओ, हम आपको स्वीकार करेंगे, लेकिन उस पार्टी के अंदर जाने के बाद इंटरनल पॉलिटिक्स कितनी होती है, टिकट के दावेदार कितने होते हैं। आपको कैसे लगा कि मैं इन सबको जो है लांघता हुआ आगे टिकट का दावेदार बन जाऊंगा इस कांग्रेस पार्टी में, जहाँ ऑलरेडी परिवारवाद का बोलबाला है और आपने खुद उंगली उठाई थी परिवारवाद को लेकर? यही चीज़ तो गुम्बर साहब मैं जनता को समझाना चाहता हूँ, यही चीज़ तो जनता नहीं समझ रही। मैं आज कांग्रेस में हूँ, मैंने तो कल भी कांग्रेस का जो हमारा ग्रुप बना हुआ, मैंने तो उस पर भी लिखा है, आप चाहेंगे तो मैं दिखा भी सकता हूँ। मैंने उस पर भी लिखा है कि हमारी पार्टी के अंदर क्या क्या कमियां हैं। जिस तरीके से हम चल रहे हैं, सत्ता तो बड़ी दूर की बात है, हम तो विपक्ष में भी नहीं रहने वाले। जिस तरीके से हम चल रहे हैं, मैं बहुत स्पष्टवादी इंसान हूँ। मेरे से किसी भी नेता की ना तो कभी चाटुकारिता होती, ना चापलूसी होती। मैं लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष का पहले भी पक्षधर था। जब कांग्रेस की सरकार थी, आप मेरे सारे पोस्ट देखोगे कांग्रेस की गलत नीतियों के खिलाफ थे, सारे के सारे थे, फेसबुक पे आज भी पड़े हैं। मैं मोदी जी का बहुत बड़ा सपोर्टर था। लोग मुझे अंधभक्त कहते थे, चापलूस कहते थे, मोदी भक्त कहते थे। मैं खुश होता था, मैं कहता था देश बदलाव की तरफ जाए, ये गालियाँ मुझे फूल लगेंगी, लेकिन देश का भट्ठा बैठ गया। जो हम कई बार होता है ना, शादी होती है तो बड़ी खुशी होती है, लेकिन शादी के 4 साल बाद पता चलता है तलाक भी हो गया। तो वही मुझे लगा कि सोचा तो बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा होगा, देश बदलेगा, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, अमेरिका लाइन लगा के खड़ा होगा,
हमारे लाला रामदेव जी बोलते थे कि एक एक गांव ब्रिटेन और अमेरिका बन जाएगा, डीजल और पेट्रोल 35 और 40 रुपये हो जाएगा। तो मुझे लगता था लाला रामदेव की तो मोदी जी से मुलाकात होती रहती है, उन्होंने बता दिया होगा भाई तेल इतना कर दूंगा मैं, तू ढिंडोरा पीट। हमें भी देखो, हम जनता है जी, हमें कोई बदलाव की बात करेगा और देश के अच्छे की बात करेगा। 2 करोड़ रोजगार, मेरे को तो रोजगार मिला हुआ था, मैं तो उस 2 करोड़ को सोचता था जिनको नहीं मिला हुआ था, मैं तो उनकी सोचता था। मेरे को लोग बोलते हैं डीजल का, मैंने मुद्दा उठाया, मेरे पास तो सीएनजी कार है। लाला रामदेव, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है जी, क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल। लेकिन किसी भी जन विरोधी नीति का विरोध करना लोकतांत्रिक देश में एक जिम्मेवार नागरिक का परम धर्म है, वो मैं निभा रहा हूं और निभाता रहूंगा। मैं कांग्रेस में रहूं ना रहूं, बीजेपी में रहूं ना रहूं, आप में रहूं ना रहूं, मैं जब आज़ाद था तब भी मुद्दे उठाता रहता था, जब मैं किसी पार्टी में तब भी उठाता रहता हूं। आपने मुझे कांग्रेस के बारे में बोला होता है, मेरे को 6 महीने हो गए, आपने आज तक कांग्रेस को लेके मेरा कोई ऐसा नहीं देखा होगा। जैसे लोग पार्टी ज्वाइन करते हैं ना, मैंने देखा यहाँ पे लोग जैसे पार्टी ज्वाइन करते हैं वो ऐसे गले मिलने वाली फोटो लगा देते हैं डीपी पे। मेरी आज तक आई हो तो बताओ, कभी मैंने किसी नेता को गुणगान की हो तो बताओ। एक वीरेंद्र राठौड़ जी का बोलता हूँ, बेहतरीन आदमी है, जन की आवाज़ सुनते हैं और ठोक बजा के बात करते हैं। तो ऐसे लोग जनप्रतिनिधि होने चाहिए। लेकिन 4-5 राज्यों में भी हाल में चुनाव हुए, उसके बाद जो नतीजे आए, कांग्रेस की स्थिति देखकर मायूसी नहीं हुई? मायूसी हुई, बिल्कुल मायूसी हुई कि पर एक तरफ से जो 4 उन्होंने राज्य एक ही पार्टी ले गई वापस, या 2 उसमें से और टेक ओवर कर लिया उन्होंने, तो उनका मुझे दुख भी रहा। दुख क्यों रहा, मैं फिर एक ही बात बोलता हूँ, लोकतांत्रिक देश में मजबूत विपक्ष होना बहुत जरूरी है, नहीं तो सत्ता पक्ष कब तानाशाह हो जाएगा आप समझ नहीं पाओगे। पंजाब में विपक्ष आ गया, दूसरी पार्टी आ गई, कांग्रेस नहीं आई, मुझे फिर भी खुशी है कि कोई उनसे सवाल पूछने वाला। राज्यसभा के सांसद की संख्या बढ़ेगी, विधानसभा के मेंबर्स की संख्या बढ़ेगी, विपक्ष होगा। विपक्ष क्या होता है जी, आप और मैं क्या 4 दिन कहीं हड़ताल पे बैठ सकते हैं? नहीं, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। हमें ये होगा कि अपनी नौकरी कर ले भाई, 2 वक्त की रोटी कमा ले। तो विपक्ष जो है, चाहे वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकता है, लेकिन उठाता तो जन के मुद्दे हैं। पेट्रोल डीजल के रेट, राहुल गांधी जी को क्या फर्क पड़ जाएगा? यही सब बोलते हैं ना कि 4,000 करोड़ या 10,000 करोड़ का मालिक है वो, राजकुमार है वो, सोने के चम्मच उसके मुंह में था जब वो पैदा हुआ, तो उनको क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन अगर कोई विपक्ष में आवाज उठा रहा है तो किसकी उठा रहा है? आम जन की उठा रहा है। मैं खाली राहुल गांधी जी का नहीं बोल रहा, चाहे वो अरविंद केजरीवाल है, जो भी विपक्ष की पार्टी है, लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत होना चाहिए। आप इतनी मुखर होकर कई चीज़ें बोलते हैं, मैं अक्सर कई कांग्रेस के जो हैं लोग, उनसे सवाल करता हूं, लेकिन इस पर खुलकर कोई जवाब देता नहीं है। गोल मोल एक राजनीतिक जो डिप्लोमेटिक आंसर होते हैं वो दिए जाते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा उस सवाल का आंसर, क्योंकि आप आज की डेट में कांग्रेसी हैं। क्या कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, राहुल गांधी की मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरह से उनकी आज की डेट में जो है एक पोजीशन पेश की जा चुकी है, जो उनकी एक पिक्चर बन चुकी है, उसको लेकर आप क्या समझते हैं? क्या राहुल गांधी को नेतृत्व छोड़ नहीं देना चाहिए? किसी और बंदे को नेशनल लेवल पर और आगे नहीं आना चाहिए? फेस की हम बात करते हैं, क्योंकि जब भी जो इलेक्शन होते हैं, जनरल इलेक्शन, उसमें मोदी नहीं तो क्या उसे बनाओगे, राहुल गांधी को बनाओगे, ये एक पिक्चर पेश की जाती है आम जनता के अंदर। तो क्या कांग्रेस को इस चीज़ के ऊपर एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है कि वो फेस हटा के कोई और फेस लाया जाए? मैं एक बात बड़े साफ शब्दों में बोलूँगा कि मैं हो सकता हूं कि कांग्रेस में रहूं या ना रहूं। आपने मुझे एक सवाल किया था अभी कि अगर वो आपको टिकट नहीं देंगे तो टिकट तो मुझे मेरा संविधान दे देगा, मैं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे फिर से लड़ लूँगा, मेरा संविधान जिंदाबाद है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। पहली बात, मैं कांग्रेस पार्टी में रहूं या ना रहूं, फिर भी मैं एक बात बोल रहा हूं, राहुल गांधी एक बेहतरीन व्यक्तित्व है, बेहतरीन व्यक्तित्व है, बेहतरीन व्यक्तित्व है। मतलब मैं उनको जितना मैं सुनता हूँ या जो उनका मैं कार्यशैली देख रहा हूँ तो वो बेहतरीन है। और मुझे इसको बोलने में लोग इस इंटरव्यू के बाद भी मुझे पता नहीं क्या क्या बोलेंगे ये पप्पू से भी बड़ा पप्पू, सिर फिरा, पागल। अरे तो लोगों का मुंह है जी। और आजकल तो बहुत सारा पेड मीडिया काम कर रहा है, जब 2-2 रुपये वाले ट्वीट चल रहे हैं, 1-1 रुपये वाले लाइक चल रहे हैं, तो किसी को भी कुछ भी बना सकते हो। पहली बात।
दूसरी बात कि अगर आप कांग्रेस से गांधी परिवार का टैगलाइन हटा देंगे, मेरे हिसाब से उसी दिन कांग्रेस खत्म हो जाएगी। अच्छा। मेरा बिल्कुल ये सीधे तौर पे मानना है। अच्छा। तीसरी बात, जब मैं कांग्रेस में नहीं था, जब मैं मोदी जी को सपोर्ट करता था, तब भी मैं सोनिया गांधी जी के जो उन्होंने भारतीय संस्कृति को अपनाया ना, मैं उनका तब भी कायल था, आज भी कायल और आगे भी रहूँगा। उसके बारे में लोग कितना मर्जी बोलें, आप देखो उनके सिर का पल्लू नहीं उतरता। आजकल आप समाज में शादियों में चले जाओ, बैकलेस ब्लाउज चल रहे होते हैं, एक स्ट्रिप होती है छोटी सी, यहाँ तक कि मिडीज चल रही है। एक विदेशी मूल की महिला ने हमारी भारतीय संस्कृति को किस तरीके से अपनाया, आज तक सिर का पल्लू नहीं हटने दिया उसने। तो मैं सलाम करूंगा, मैं इस पार्टी में रहूं या ना रहूं, मैं बहुत निष्पक्ष बातें करता हूं। तो मैं तो एक भारतवासी होने के नाते ये देखता हूं कि देश के लिए, प्रदेश के लिए, शहर के लिए अच्छा कौन कर सकता है। ये नहीं कि ये विचारधारा है तो मैं भेड़ हूं और बह जाऊं उसके साथ। भेड़ नहीं हूं, मैं भारतवासी हूं, स्वतंत्र देश का एकमात्र राज्य था कांग्रेस के पास इन इलेक्शंस में पंजाब का, वो भी आम आदमी पार्टी ले उड़ी। और उसके बाद से जो स्थितियां, हम हरियाणा की अगर बात करें तो ऐसी हो रही हैं, आए दिन कोई ना कोई आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहा है, कभी अंबाला में, कभी करनाल में। करनाल तो सीएम सिटी होने की वजह से हर हफ्ते ही कोई ना कोई यहाँ पर हाईलाइट भी बहुत हो रहा है। रिग्रेट होता है भाई, जल्दबाजी कर दी कांग्रेस ज्वाइन करने में, थोड़ा और समय रुकते, आज आम आदमी पार्टी ही ज्वाइन कर लेते। आ रहा मन में? मैं फिर आपके मंच पे एक बात बोलूँगा, आप आम आदमी पार्टी से पूछिए। कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले मेरी आम आदमी पार्टी वालों से मीटिंग हुई थी। सुशील गुप्ता जी से एक नहीं 2 बार मीटिंग हुई। अच्छा। सुशील गुप्ता जी कम से कम 50 या 70 लोगों के साथ मेरे जैगुआर के ऑफिस में भी आए थे। अच्छा। ठीक है जी, कि आम आदमी पार्टी ज्वाइन करनी है। मेरे 2 या 3 सवाल थे, मैंने उनको ये कहा था कि ये सवालों के जवाब मैं केजरीवाल साहब से जानना चाहता हूँ। उन्होंने कहा मैं दे देता हूँ। मैं कहा नहीं, जब सवाल उनके तो उन्हीं से पूछूंगा। मैंने कहा मुझे कोई फ़ोटो खिंचाने का शौक़ नहीं है। फ़ोटो तो जब मैं खट्टर साहब के साथ खड़ा था मैंने तब भी नहीं खींची थी। मुझे कोई शौक़ नहीं है इन सब के साथ फ़ोटो खिंचाने का। ठीक है, तो मेरे सवाल थे। उन्होंने कहा जी मैं आपकी विद इन ए मंथ मीटिंग करा दूंगा केजरीवाल साहब से, आपके जो सवाल है उनके आप जवाब ले लीजिएगा। वो 1 महीना अभी तक आया नहीं। आपकी बातों से अभी तक ये तो निकल कर आ रहा है कि आप 2024 का चुनाव तो अवश्य लड़ेंगे, चाहे आपको कांग्रेस टिकट दे या ना दे। मैं 110% लड़ूंगा। मैंने बोला मेरा संविधान पूर्णतया से मुझे अधिकार देता है और कांग्रेस पार्टी में मुझे आज तक कोई जिम्मेवारी नहीं मिली। अच्छा। मैंने नहीं मिली। अच्छा, सिंपल कार्यकर्ता के तौर पे आपने ज्वाइन किया? क्योंकि मेरे से ना किसी की चाटुकारिता नहीं होती। अच्छा। अरे भैया ये पुराने धड़े हैं, ढर रहे हैं, पुराने ढर रहे हैं। 70 साल की राजनीति यहाँ पे भी चल रही है। मैं तो चाहता हूँ कांग्रेस का इससे बुरा हाल कहीं पे भी नहीं हो सकता, इससे नीचे तो नहीं जा सकती। मैं तो राहुल गांधी जी से प्रार्थना करता हूँ कि इसे 0 से शुरू करो, एक नया विजन, नया मिशन 0 से शुरू करो। जो होगा बेहतर होगा, मतलब पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव तो हम धरातल में जा चुके, इससे नीचे नहीं जा सकते। अब तो होगा तो जो अच्छा ही होगा। ठीक है, लेकिन अब उनकी समझ, उनके ऊपर किस तरीके का दबाव या लोकल नेताओं का क्या दबाव हो क्या नहीं, मुझे कोई जिम्मेवारी नहीं मिली। उसके पीछे बहुत सारे कारण है। ना तो मैं ये मांगने जाता कि मुझे जिम्मेवारी दे दो, ना मेरे से किसी नेता के गुणगान होते कि मैं डेली उनके नाम के पोस्ट डालता रहूं, डेली उनके साथ फोटो डालता। मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की 2 कारण थे। एक तो लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष हो, दूसरा जनहित, समाज हित और देश हित की आवाज़ उठे। मेरा निजी स्वार्थ गुंबर साहब ना पहले कभी था, ना आज है, ना आगे कभी होगा। 11 तारीख को क्या नई शुरुआत करने जा रहे हैं? आपने फेसबुक पे डाला हुआ था कुछ। मैं उसको देखो डिस्क्लोज तो नहीं करूंगा, बट राजनीतिक है या कुछ? वो जनता की आवाज़ है। अच्छा, उससे रिलेटेड है। जनता की आवाज़ है कि जनता की आवाज़ को बुलंद कैसे किया जाए। अच्छा, आपने पार्टी तो ज्वाइन कर ली, लेकिन आपने कहा कि मैंने नौकरी छोड़ी है, इतने अमाउंट की नौकरी छोड़ी है, इतनी मेरा पैकेज था, सैलरी थी, अब मैं जनता के बीच रहूँगा 2024 तक। आपने फिर नौकरी भी ज्वाइन कर ली? फिर गुंबर साहब मैंने आपको बताया ना, जब लोगों ने कहा कि एक झंडे के नीचे आओ, मैं एक झंडे के नीचे आ गया। अच्छा। अब उस झंडे के नीचे 24/7 किसी को जरूरत नहीं है मेरी। अच्छा। उस झंडे के नीचे 24, मैंने आपको बोला ना मुझे कोई जिम्मेवारी नहीं मिली। जब 24/7 मुझे जरूरत नहीं है तो यार खाली पड़े पड़े तो यार मतलब आदमी निठल्ला हो जाता है, गोडों में पानी भर जाता है। और वो कहते हैं खाली दिमाग तो शैतान का घर होता है ना। तो फिर ठीक है, तो उससे अच्छा अगर जिम्मेवारी मिलती, मुझे लगता है कि यस ये मेरी जिम्मेवारी, मुझे ये सब करना है, ये मुझे सब करना है। अच्छी सोच,
ईमानदार सोच। गुंबर साहब जो पुराने ढर्रे चले आ रहे हैं ना, किसी को पसंद नहीं आते, वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो तीसरी कोई पार्टी हो। आप ये बताइए, मौजूदा जो हालात चल रहे हैं, करनाल की अगर मैं बात करूँ तो पीछे भ्रष्टाचार भी काफ़ी निकल कर आया, उस पर भी आपने कई चीज़ें लिखी थी, क्या कहना चाहेंगे? विनाश कर दिया जी। अच्छा। नाश कर दिया। करनाल शहर का भाईचारा खत्म किया। सबसे पहले तो करनाल शहर का भाईचारा खत्म किया। दूसरी बात, शहर में कण कण में, हवा हवा में नफरत फैली हुई है यहाँ पे। ठीक है। पहले क्या होता था, पहले ना मतभेद होता था, मन भेद नहीं होता था। अब इन्होंने मन भेद कर दिया है। अच्छा। इन्होंने मन भेद कर दिया है। और करनाल शहर, मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, बगैर संरक्षण के, बगैर सफेद पोश जो लोग हैं उनके संरक्षण के करोड़ों रुपए इधर से उधर होते हैं क्या? मैंने तो भी थोड़े दिन पहले लिखा था आपके चैनल से, फिर पूछ रहा हूँ। खट्टर साहब बोलते हैं कि वो अपनी जेब में भागवत गीता रखते हैं। वो बोलते हैं, उन्होंने बोला था जब वो आपकी अदालत में गए थे कि मेरी जेब में हमेशा भागवत गीता रहती है। तो मैं तो कह रहा हूँ वो भागवत गीता पे हाथ रख के पूरी जनता के सामने ये बात बोल दें कि मेरे संज्ञान में नहीं था ये डीडीपी और तहसीलदार वाला घोटाला, या करनाल का कोई भी मामला मेरे संज्ञान में नहीं था पिछले 7 सालों से, या प्राइवेट स्कूलों की लूट मेरे संज्ञान में नहीं थी, या कल्पना चावला हॉस्पिटल में सिर्फ एक एम्बुलेंस थी कोरोना में, मेरे संज्ञान में नहीं था। ठीक है। तो मैं उनकी पार्टी ज्वाइन कर लूंगा और उनकी टांगों से निकल जाऊंगा जिस चौक पे वो कहेंगे। वो भागवत गीता पे हाथ रख के बोल दें। कश्मीर फाइल से क्या प्रॉब्लम है आपको? कश्मीर फाइल एक फिल्म बनी है, कोई प्रोड्यूसर ने फिल्म बनाई, एक्टर्स ने काम किया और लोग देख रहे हैं, उससे क्या दिक्कत है? आपने वो जो डायरेक्टर है उसका बयान सुना? मुझे उस फिल्म से कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं। मैंने उस दिन भी मेरे पिछले इंटरव्यू में मैंने बोला था कि जिसको देखनी है देखे, कोई सच दिखाया सच देखो उसे। और एक फिर मुझे इसमें बड़ी अच्छी बात याद आई कि जो केजरीवाल साहब ने कहा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये नहीं कि मैं उनकी पार्टी को ये समझता हूँ कि जो सही बोलता है उसे सही बोलना चाहिए, कि खाली कश्मीर फाइल फिल्म मत बनाओ। और मैंने तो जब उनका इंटरव्यू देखा उससे पहले मैं ही ये बात लिख चुका था कि भैया उनको पूरे सम्मान के साथ, उनके पूरी इज्जत के साथ, और जो उनकी संपत्ति खोई गई वापस उनको वहाँ पे भेजो ना, वापस उनके घर दो, वापस उनको वो सम्मान दो, वो पैसा दो, वो संपत्ति दो, जो जायदाद थी वो दो। फिल्म मत बनाओ। आपके सामने जो उसके अतुल अग्निहोत्री, क्या नाम है मुझे नहीं पता उसके डायरेक्टर का, खट्टर साहब को उसने ट्वीट करके वार्निंग दी। आपने पढ़ी या नहीं पढ़ी? उन्होंने वार्निंग दी, खट्टर साहब ये जो आप सोच रहे हो ना पार्कों में फिल्म दिखा दूंगा, ये मत करो, बिजनेस है, ये धंधा है। अच्छा, उसने फिर एक और स्टेटमेंट दी है, अब वो भी पता नहीं सही है गलत है मुझे नहीं पता। उसने ये स्टेटमेंट दी कि मैंने एक फिल्म बनाई हैवानियत पे, आतंकवाद पे, लेकिन एक पार्टी वालों ने उसे बना दिया हिंदू मुस्लिम। हजारों सालों से रहते आ रहे हैं, हजारों साल और रहेंगे। हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है कि यहाँ पे सभी धर्म के, सभी जात बिरादरी के। आज आप एक धर्म से नफरत करा रहे हो, जब आप स्टेट लेवल पे आते हो तो फिर आप जाट नॉन जाट कर देते हो। हरियाणा में देखा हमने, पाटीदार नॉन पाटीदार कर देते हो नहीं कर देते हो। तो आप तो अपने स्वार्थ में पता नहीं छोटे थोड़े दिन में नाई भी कर दोगे, बनिया पंजाबी अलग कर दोगे, आप तो छोटे छोटे में बांट दोगे, फिर शायद एक सरनेम पे ले आओगे, अरोड़ा वाले अलग हैं, ये वाले अलग हैं। तो आप कहाँ, आपके तो स्वार्थ है ना कुर्सी के, आप उसमें लोगों को बांटते रहोगे। अरे मैंने देश की अखंडता, देश की एकता, देश की प्रभुता की बात करो ना, अखंडता किसमें है? अब्दुल कलाम जी पसंद है, इरफान पठान बॉलिंग करते हुए अच्छा लगता है, जहीर खान विकेट ले अच्छा लगता है, लेकिन उन्हीं से नफरत है। चलो खैर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आपका धन्यवाद जी, आपने हमें मौका दिया अपनी बात रखने का। तो दोस्तों, इस तरह से हम अलग अलग जो शख्सियत हैं, जो हमारी टीम समझती है कि हम आपके रूबरू लेकर आएँ, आपके समक्ष लेकर आएँ। आप भी हो सकते हैं, फाइनलाइज हमारी टीम ही करेगी। अलग अलग बेसिस होते हैं, आप क्या कर रहे हैं, समाज में क्या कर रहे हैं, उन सब जो है बेसिस पर हम लोग जो है फाइनलाइज करते हैं। किस तरह का आपको इंटरव्यू, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बस यही कहना चाहूँगा, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। अब हम इस पर कुछ नहीं कहना चाहेंगे, आप सब लोग जो है खुद ही कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ये दोबारा आकर इन्होंने क्यों कहा। तो जो कोई भी पहली बार हमारे इस फेसबुक पेज पर जुड़ रहा है, या अगर ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहा है तो यूट्यूब भी सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक भी लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं आपके फ़ोन के माध्यम से सीधा आप तक पहुंचती रहें। इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। शेयर करना है आपकी मर्जी, नहीं करना आपकी मर्जी, हम इसके लिए कोई फोर्स नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं हाल हरियाणा, मैं हूँ आपके साथ पीयूष गुंबर। धन्यवाद।